हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में आपका स्वागत है। आज हमारा जो न्यूज़ होगा 6 दिसंबर है आज। आज का जो हमारा जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे आप लोगों के सामने मैं उसको डिस्कस करूंगा। चाहे अगर आप करें हम पीटी के हिसाब से बात करें या मेंस या इंटरव्यू, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। कृपया आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी पूर्वक। आगामी जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि अगर बात करें हम 68 बीपीएससी आपके नज़दीक है, 69 तो अगस्त में होंगे। यूपीपीसीएस यूपीएससी, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। कृपया आप इसको नोट भी कर सकते हैं, चीज़ें नोट डाउन या आपको टॉपिक में मैं कर दूंगा। चाहिए ये सब टॉपिक में आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं डिस्कस भी कर दूंगा। चाहिए आप लोग यही गुजारिश रहेगा, कृपया आप लोग ईमानदारी पूर्वक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। अभी ये जो हमारा जो अगर बात करें तो लेटेस्ट बैच अभी हमारी एक 67 रिवीजन बैच चल रही हैं चीज़ें। रात में हमारा 8 से टाइम 10 है, इसका टाइमिंग है। जिनको भी देना है सीटी बीपीएससी आप जुड़ सकते हैं इस बैच में। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। कहा जा रहा है कि चैरिटी का जो उद्देश्य है ये मतांतरण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर धोखा, लालच, मतलब जवाब में कहा जा रहा है कि जबरन मतांतरण जो होता है वो गंभीर मुद्दा मुद्दा बताया है उसको। जो जबरन जो हम जबरदस्ती जो मतांतरण धर्म चेंज करवाते हैं उसको उन्होंने गंभीर मुद्दा बताते हुए चिंता जताई है। उन्हें सोमवार को जबरन मतांतरण को खतरनाक बताते हुए संविधान के विरुद्ध कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को मदद करना चाहते तो करे, लेकिन ये मतांतरण के लिए नहीं हो सकता। चैरिटी का उद्देश्य क्या होता है? चैरिटी का जो उद्देश्य होता है मतांतरण नहीं होना चाहिए। प्रलोभन खतरनाक चीज है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है और संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है। अगर मदद का उद्देश्य अच्छा है तो उसका स्वागत है, लेकिन इसके पीछे की मंशा पर विचार किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में रहने वालों को यहाँ की संस्कृति के अनुरूप काम करना होगा। कोर्ट ने जबरन मतांतरण पर रोक की मांग वाली याचिका जो थी उसके सुनवाई के विरोध में खारिज करते हुए कहा कि हम यहाँ समाधान तलाशने के लिए हैं। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हम यहाँ देखने के लिए नहीं है। कह रहा है कि हम जो है यहाँ देखने के लिए नहीं है कौन सही है या गलत है, बल्कि चीजों को ठीक करने के लिए है। साथ ही मामले को 12 दिसंबर को फिर सुनवाई करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार को राज्यों से सूचना एकत्र के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने कहा है। देखिए यहाँ पे एक G20 का भी है, आपका G20 का भी अच्छा आर्टिकल आया है आपको आज भी कि G20 की अध्यक्षता ऐतिहासिक, सभी लोग हों एकजुट। पीएम मोदी का कहना, हमारे जो प्रधानमंत्री का कहना है कि G20 की जो अध्यक्षता है ऐतिहासिक है, सभी लोग हों एकजुट। G20 की अध्यक्षता के दौरान अगले 1 साल की गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दल के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की ओर से G20 के लिए जो कार्यक्रम क्या है उसका रूपरेखा जो है उसके लिए कहा जा रहा है, सभी दलों के जो नेता हैं उसको सुझाव भी मांगे हैं। उन्हें साफ किया कि G20 की जो अध्यक्षता है भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व का विषय है। इसे सफल बनाने में सभी दलों को एकजुट होकर काम करना होगा। अब आ रहा है कि नशीले पदार्थों की जो तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करें। तो वित्त मंत्री जो हमारे हैं निर्मला सीतारमन ने प्रवर्तन एजेंसियों से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा है यह पता लगाने की जरूरत है कि बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को कौन भेज रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय जो है डीआरआई के 65वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि तस्कर आपसे अधिक चालक नहीं हो। इसके लिए हमें बड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी और नशीले पदार्थों को या 1 किलोग्राम कोकेन के साथ किसी को पकड़ लेना पर्याप्त नहीं है। जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं और इसे संभव बना रहे हैं उन्हें पकड़ना होगा। हाल के महीनों में गुजरात के जो बंदरगाह पर भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का यह बयान आया है। उनका कहना है कि देखिए, का कहना है 2021-22 में डीआरआई द्वारा जब्त किया गया सामान 3463 किलोग्राम हेरोइन और 833, जिसमें से 833 किलोग्राम सोना, 321 किलोग्राम कोकेन। आगे चलेंगे हम तो कहा जा रहा है कि चीन की वुहान लैब में तैयार हुआ था कोरोना वायरस। अगर हम चीन कोरोना वायरस जो आगामी जो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था पूरे विश्व लेवल पे अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने और इसके चीन की वुहान लैब में तैयार होने की जो आशंका है वो सच साबित होती लग रही है। विवादित वुहान लैब में काम कर चुके एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपनी किताब में चौंकाने वाला दावा किया है कि दुनिया भर में महामारी फैलाने वाला कोरोना वायरस मानव निर्मित था।
वुहान लैब के अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रयू हफ ने अपनी किताब द ट्रूथ अबाउट वुहान में लिखा है कि कोविड 19 एक महान मानव निर्मित वायरस था और इसी लैब में इससे लीक हुआ था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने शोधकर्ता एंड्रयू हफ के बयान के हवाले से बताया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIV से कोरोना वायरस का लीक हुआ था। कह रहा है चीन पहले दिन से जानता था कि कोरोना वायरस मानव निर्मित है। हफ ने यह भी कहा है कि एक दशक से संगठन विभिन्न वायरसों के अध्ययन को लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH वुहान लैब से जुड़ा था। NIH अमेरिका की जैव चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राइमरी एजेंसी है। अपने इको हेल्थ एलायंस के साथ 2014 से 16 तक काम किया। लैब में कई वर्षों तक अन्य प्रजातियों पर हमले के लिए चमगादड़ को तैयार किया गया। उन्होंने लिखा है कि चीन पहले दिन से जानता था कि कोरोना वायरस मानव निर्मित है। आपने कहा कि वुहान में मैंने जो कुछ देखा उससे समा हुआ था। हम वायरस को दोहरे हथियार के रूप में विकसित कर रहे थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खतरनाक कोरोना वायरस का स्रोत है। देखिए यहाँ भी है G20 के बारे में आपका G20 की जो अध्यक्षता है ऐतिहासिक, सभी लोग हों एकजुट। G20 जो हमारा है ये हमारा यूपीएससी के हिसाब से अगर देखें तो पेपर 2 में है। IR का बीपीएससी में भी आपका पेपर 2 में ही होगा, सिलेबस में है। तो G20 की अध्यक्षता के दौरान अगले से 1 साल की गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री सभी दलों के जो लोगों को नेताओं के नीति एक साथ विचार विमर्श करने के लिए कहा है। उन्हें कहा है कि G20 के जो कार्यक्रम है उसको रूपरेखा की बताई है और सभी दलों के नेताओं को इसके लिए सुझाव भी मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व का विषय है और इसे सफल बनाने में सभी दलों को एकजुट होकर काम करना होगा। आगे बात करेंगे हम लोकल पर्यटन उद्योग को ग्लोबल बनाने की तैयारी में। आप देखिए ये भी इसमें भी असर पड़ेगा आपका, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है 1 वर्ष की अवधि में भारत के पर्यटन उद्योग को भी नए पंख देने की तैयारी, इस दिशा में केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है और देश के उन पर्यटक स्थलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जो वैश्विक स्तर पर कम विख्यात है लेकिन वहाँ प्रचुर संभावनाएं हैं। कच्छ से लेकर सिलीगुड़ी तक अगर बात करें, जिन शहरों में G20 की बैठक होनी है में पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थल भी शामिल किए गए। इस सूची में गुजरात के कच्छ से लेकर बंगाल सिलीगुड़ी तक है। कश्मीर की वादियों में ये बैठक होनी है। यूँ तो कश्मीर पहले से ही विश्व पटल पर प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल रहा है, लेकिन बीते तीन वर्ष में वहाँ के बदले हालत को विश्व के सामने लाने में G20 की बैठक अहम भूमिका निभा सकती है। मध्य प्रदेश का खजुराहो भी एक चयनित स्थल है। पूर्वोत्तर पर अगर बात करें तो देश के पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन स्थलों में G20 के माध्यम से प्रसारित होने करने पर सरकार का विशेष ध्यान है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीते माह यह जानकारी साझा की थी। यह क्षेत्र के राज्यों में G20 की बैठकें प्रस्तावित है। बात करें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय पूर्वोत्तर 100 व्यू पॉइंट बना रहा। 22 व्यू पॉइंट तैयार किए जा चुके हैं जिन पर 49 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मिजोरम में 9 व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। आगे बात करें G20 के बारे में तो हमारा 75% कारोबार G20 के देशों के माध्यम से ही होता है। इन देशों में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या रहती है। रोजगार सृजन में अगर बात करें तो टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट में से रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2017-18 में कुल रोजगार 14.78% पर्यटन उद्योग में पैदा हुए थे। 18-19 में 14.17 और वर्ष 19-20 में 15.34% रहा है। वर्ष 19-20 में पर्यटन उद्योग ने देश में 7.99 करोड़ रोजगार सृजन किया है। G20 की अगर बात करें तो यह विश्व की 19 सबसे समृद्ध संगठन व्यवस्था और यूरोपियन यूनियन का संगठन है। वर्ष 1919 में स्थापना के समय से ही भारत का सदस्य रहा है। सदस्यों में अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जापान जैसे देश हैं। ठीक है, इसे आप देख लेंगे, बहुत ही अच्छा ये चीज़ें हैं। कहा जा रहा है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और चीन पर दबाव के लिए G20 की अध्यक्षता को मौका बनाए पीएम खड़गे। कांग्रेस जो हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारत की जो G20 की अध्यक्षता को गौरवपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि इसके नेतृत्व का फायदा भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए करनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि पीएम को इस विश्व मंच के नेतृत्व के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर G20 के सदस्य चीन पर भारत की सीमा से घुसपैठ खत्म करने का दबाव बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष G20 के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री से यूक्रेन में शांति बहाली के प्रयासों को जारी रखते हुए वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व को मजबूत करने की बात भी कही है। आगे है कि रूस से क्रूड की खरीद पर कोई सीख स्वीकार नहीं, जयशंकर कहा है। हमारे जो विदेश मंत्री है, भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि वह रूस से क्रूड खरीद को लेकर किसी तीसरे देश से मिलने वाली सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। सोमवार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह बात तब कहा जब वह जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक के साथ मंच साझा करे। जयशंकर ने एक तरह से यूरोपीय देशों को आईना दिखाते हुए कहा कि रूस से भारत का
कारोबार यूरोपीय देशों के मुकाबले तो बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि फरवरी से नवंबर के बीच यूरोपीय देश ने रूस से जितना ईंधन खरीदा है वह समग्र तौर पर उसके बाद रूस से ईंधन खरीदने वाले 10 देश से ज़्यादा है। जैसे उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। भारत को जिससे भी क्रूड खरीदने की जरूरत होगी वह खरीदेगा। इस बारे में यूरोपीय संघ के साथ भी भारत लगातार बात कर रहा है और इस बात को समझ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यूरोप की मीडिया भी इस बात को समझेगी। विदेश मंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोमवार से रूस से उत्पादित क्रूड की कीमत अधिकतम $60 प्रति डॉलर अमेरिका और उसके साथ सहयोगी देश G7 ने तय किया है। जर्मनी इस समूह का सदस्य है। G7 के फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार पर साफ दिख रहा है। क्रूड की कीमतें कई सप्ताह की नरमी के बाद फिर से $88 प्रति बैरल को पार कर गई है। विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत को 11वां स्थान। अगर बात करें तो कौशल विकास में जो है बात करें भारत में की क्षमता लगातार वृद्धि हो रही है। इसका संदेश विश्व भर में पहुंचाने में भी सफलता मिली है। सितंबर से नवंबर तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में 11वां स्थान प्राप्त किया है। 2000 सहित भारत के प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में कुल 18 पदक जीते हैं। यह पीटी का है कि अखिलेश को बिहार के क्या कहते हैं आपको प्रदेशाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का। ये आपका पीटी का क्वेश्चन था। बिहार के लिए बीपीएससी के लिए बिहार का स्पेशल के लिए हो सकता है क्वेश्चन। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने दिगंबत जो धर्म गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को परमात्मा घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका को सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रवि ठाकुर की पीठ ने याचिका को प्रचार हित याचिका करार देते हुए याचिकाकर्ता पर $1 लाख का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने याचिकाकर्ता उमेश उपेंद्रनाथ दलाई ने जैसे ही अपनी याचिका को पढ़ना शुरू किया, पीठ ने कहा कि सुनो, हम ये लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं। यह कोई जनहित याचिका या क्या यह कोई जनहित याचिका है? ऐसा कैसे हो सकता है? जिसे जो मानना है वो माने। अपने देश में सबको धार्मिक अधिकार है। हम कैसे कह सकते हैं कि विशेष संप्रदाय को ही माने? पीठ ने कहा कि आप चाहे तो उन्हें परमात्मा मान सकते हैं, इसे दूसरे पर नहीं थोपे। दूसरे पर क्यों थोपे? सर्वोच्च न्यायालय दलाई द्वारा अनुकूल चंद्र को परमात्मा घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और याचिकाकर्ता को यह प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा सकता है कि भारत के लोग श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को परमात्मा के रूप में स्वीकार करें। यह किसी भी तरह की जनहित याचिका नहीं है। 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह प्रचार हित याचिका है जो जुर्माने के साथ खारिज किए जाने लायक है। उल्लेखनीय है अनुकूल, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीजें मामला है। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक मिले है कि सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा वन स्टॉप शॉप। मतलब कहा जा रहा है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों के लिए अब वन स्टॉप का काम करेगा। सिंगल विंडो से उद्यमी इकाई की स्थापना से मंजूरी लेकर लाइसेंस के नवीनीकरण और जीएसटी रिटर्न तक फाइल कर सकेंगे। नेशनल सिंगल विंडो से लाइसेंस नवीनीकरण का काम जल्द शुरू होगा, जबकि जीएसटी और अन्य टैक्स रिटर्न फाइल की सुविधा इस पोर्टल पर मुहैया कराने के लिए उद्योग व आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है। नेशनल विंडो सिस्टम को अगर बात किया जाए तो पिछले साल लॉन्च किया गया था ताकि औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए एक ही जगह से उद्यमियों को भी सभी प्रकार की मंजूरी मिल जाए। इससे पहले औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमियों को केंद्र से लेकर राज्य सरकार के पास दर्जनों आवेदन करने पड़ते थे और मंजूरी मिलने से सालों लग जाते थे। भारत सरकार के 27 विभाग सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ चुके हैं, वहीं 19 राज्य भी सिंगल विंडो से जुड़ चुके हैं। DPIIT सचिव अनुराग जैन ने बताया कि भारत सरकार से के बचे हुए 5 विभाग इस साल के अंत तक और बचे हुए राज्य अगले साल मार्च तक सिंगल विंडो से जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 27 विभाग अगर बात करें तो 27 विभाग जो है हमारा सरकार से अब तक सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ चुके हैं। 17 विभाग राज्य सरकारों के अब तक इस सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ चुके हैं और 48 से ज़्यादा मंजूरियाँ दी जा चुकी सिंगल विंडो से अब तक। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष लॉन्च किया था सिंगल विंडो सिस्टम। इससे पहले औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए दर्जनों आवेदन करने पड़ते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे कि 38.3 लाख करोड़ के डिजिटल भुगतान हुआ है। तो चालू साल की अगर बात करें तो तीसरी तिमाही में 23.06 लाख लेन देन के जरिए 38.3 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल भुगतान हुए हैं। उनमें अगर बात करें यूपीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट और मोबाइल वॉलेट सहित प्रीपेड कार्ड के जरिए शामिल है। उनमें सबसे ज़्यादा 32.5 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान यूपीआई के जरिए हुआ है। सबसे ज़्यादा यूपीआई के जरिए 19.6 अरब लेन देन हुए हैं। भुगतान और लेन देन दोनों के मामले में यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले दुगुना है।
बात करें, कहा जा रहा है कि डिजिटल भेदभाव के चलते महिलाएं वो बेरोजगार और पिछड़े। तो डिजिटल जो भेदभाव है कहा जा रहा है कि उसके चलते महिलाएं बेरोजगार और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब पिछड़ रहे हैं, जबकि पुरुष शहरी उच्च जाति और उच्च वर्ग के परिवारों को डिजिटल तकनीक का ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ऑक्सफोर्ड में इंडिया की एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत और समानता रिपोर्ट 2022 ये कहता है, डिजिटल डिवाइड में यह बात कही गई है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के में देश के 61% पुरुषों के पास फोन उपलब्ध था, जबकि इस मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 31% थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की उच्च जाति में 8% के पास कंप्यूटर या लैपटॉप उपलब्ध है। अनुसूचित जनजाति में मतलब एसटी में 1% से कम के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जबकि अनुसूचित जाति जो एससी है जाति पर औसत 2% के आसपास है। ऑक्सफर्म ने यह केंद्र और राज्य सरकार को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके इंटरनेट के सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, साथ ही इंटरनेट को सस्ता करने और स्मार्टफोन तक अधिक पहुंच के लिए भी जोर दिया है। आगे चलेंगे हम, तो आगे हमारा है आईआर वाले पेज में कि रूसी तेल पर पश्चिमी देशों का बाध्यकारी नियम लागू। मतलब रूस ने कहा है कि उसके कच्चे तेल का पश्चिमी देशों द्वारा बाध्यकारी मूल्य तय करने का नकारात्मक असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा, लेकिन इसका यूक्रेन में चल रही रूस की अन्य सैन्य कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहां की कार्रवाई कर पहले की तरह बदस्तूर जारी है। अमेरिका और अन्य 31 देशों ने रूसी कच्चे तेल का अधिकतम मूल्य $60 प्रति निर्धारित किया है, प्रतिबैरल निर्धारित किया, और इस निर्णय को सोमवार से आज से लागू भी कर दिया। इसी तेल के लिए एक तरफा मूल्य निर्धारण में G7 भी शामिल है। ज्यादातर तेल टैंकर पश्चिमी देशों की कंपनियां, मतलब रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तय करने के साथ ही पश्चिमी देशों ने इससे ज्यादा मूल्य पर रूसी तेल को जहाज से ले आने, लुदान करने वाले तेल टैंकर का बीमा करने, उसमें तेल भरने का बीमा करने पर रोक लगा दी है। विदित हो, समुद्री के जरिए तेल का निर्यात करने वाले ज्यादातर तेल टैंकर पश्चिमी देशों की कंपनियां के ही हैं। आगे बात करेंगे इसमें, तो आगे अगर बात की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए विदेश में अड्डा बनाना चाहता है ड्रैगन। मतलब क्या कह रहा है कि युद्धपोत और आपका पनडुब्बी के लिहाज से चीन के पास विश्व में सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने पिछले महीने चीन की जो सैन्य शक्ति है उस पर अपना सालाना रिपोर्ट में कहा है कि सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने के लिए बीजिंग पीपुल्स लिबरेशन पीएलए के विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देने जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन की नौसेना के पास करीब 55 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। तो इस बात को आप देख लेंगे चाहिए। श्रृंगार गौरी में पूजा की मांग किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मंदिर पक्ष की ओर से कहा गया कि वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा वर्ष 1927 से पहले ही से होती रही है। इस मांग से याची मतलब मस्जिद पक्ष के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने यह बात कही। न्यायमूर्ति जे जे मुनि की बेंच में मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी। कुछ हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग की है। इस पर मस्जिद पक्ष की आपत्ति वाराणसी की जिला अदालत ने निरस्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया मसाजिद का जो कमेटी है ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि सोमवार को वर्चुअली पेश हुए मंदिर पक्ष के अधिवक्ता जो है हरिशंकर जैन का कहना था कि संपत्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति में निहित है। विपक्षीगण 1947 के पहले से श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि केवल पूजा का अधिकार की मांग की है, इससे याची के किसी विधि के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। इस्लामिक जो कानून है उनमें दूसरी की संपत्ति पर इबादत कानून कबूल नहीं होता। मंदिर पक्ष से ही विष्णु शंकर जैन ने भी पौराणिक तथ्यों को कोर्ट के फैसलों की तरफ से ध्यान आकर्षित कराया। आगे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से खेती को बचाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड। जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके बारे में कहा जा रहा है खेती से, ये हमारा साइंस टेक का मुद्दा कह सकते हैं, एग्रीकल्चर का टॉपिक कह सकते हैं इसको। पेपर 3 में आएगा ये, यूपीएससी में, बीपीएससी में पेपर 2 में होगा। खेतों की सेहत जांचने के लिए सॉइल हेल्थ मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। देश के किसानों को 2 चरणों में 22 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। खेती की लागत घटाने के लिए फसलों के रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को नियंत्रित करना होगा। इस बाबत किसानों में जो जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया जाएगा। मिट्टी के जो स्वास्थ्य प्रबंधन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि मंत्री तोमर ने कहा मिट्टी की जो बड़बड़ क्षमता है उसके क्षरण और जलवायु परिवर्तन के कृषि क्षेत्र के समक्ष पैदा हुई जो चुनौतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। इसके लिए वह सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि मिट्टी में जैविक जो कार्बन की घटती मात्रा गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को मिले प्रोत्साहन से आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत कुल 17 राज्य के 4.78 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त रकबा में इसके दायरे में आ गए हैं। उन्होंने ये बात कहा है। आगे कहेंगे, चलेंगे आगे, ठीक है।
तो आगे चलें, तो आगे हमारा यहाँ तक, यहीं तक हमारा टॉपिक लास्ट होता है। तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी हमारे चैनल में अभी तक शेयर नए हैं तो इन्होंने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ईमानदारी पूर्वक आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्या होगा कि आपको जो भी आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त होगा। आगे हम लोग भी और भी हमारी है कि हमारी करंट अफेयर्स पे चर्चा हो रही है, करंट अफेयर्स का भी एक साथ में सेशन होगा शाम में, रात में, ताकि डेली डेली का करंट अफेयर्स सेशन होगा। फिर आगे सब्जेक्ट का भी हम लोग तैयार हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो कृपया आप इसको क्या होगा कि इससे आप कम से कम ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ताकि क्या होगा जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।